हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंस, प्रोसेस एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग। देखिए, आपको पता है कि मैनेजमेंट के डिफरेंट फंक्शंस हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो जो सेकंड पार्ट है, सेकंड जो फंक्शन है, दैट इज व्हाट कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग के बाद क्या आएगा? ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग इज व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग इज हार्मोनियस एडजस्टमेंट ऑफ वर्क टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द कॉमन गोल्स। इट्स ए प्रोसेस ऑफ यूनिफाइंग द डिफरेंट एक्टिविटीज। जितनी भी एक्टिविटीज हम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको यूनिफाई करना इज व्हाट कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। उनको यूनाइट करना, दैट इज व्हाट कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग. So what is organizing? Organizing is basically a process where we identify the different activities, when we group them, when we create some authority responsibility relationship among them is what called organizing. So when we talk about what is organizing, organizing is harmonious adjustment of work towards the achievement of the common goals. That is what called organizing. Now अगर हम बात करते हैं what are the features of the organizing, पहला है division of work. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहले हमें क्या करना है? वर्क को डिवाइड करना है। डिवाइड क्यों करना है? देखिए, डिवाइड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपने कहा कि क्यों? क्योंकि एक जितना भी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, उन सबको एक पर्सन नहीं कर सकता। तो दैट्स वाई वी हैव टू डिवाइड द एक्टिविटीज। तो डिवीजन ऑफ वर्क विल बी द बेस फॉर द ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहले हमें क्या करना है? वर्क को डिवाइड करना है। तो डिवीजन ऑफ वर्क इज वन ऑफ द फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, कि वर्क को डिवाइड करना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। मतलब हमें जितनी भी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन में होंगी, उनको कोऑर्डिनेट करना है, क्योंकि हम एक्टिविटीज को अलग अलग ग्रुप करेंगे। जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट। तो वी विल बी हैविंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो सारे डिपार्टमेंट्स को हमको क्या करना है? कोऑर्डिनेट करना है। तो इस ऑर्गेनाइजिंग में हमें कोऑर्डिनेट करना होगा सारी एक्टिविटीज को, सो दैट हम उनको यूनिफाई कर पाए। नेक्स्ट इज कॉमन ऑब्जेक्टिव। अब आपने कहा सर कॉमन ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम क्या करेंगे? डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्रिएट करते हैं। तो सारे डिपार्टमेंट्स का कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन गोल। जैसे मान लीजिए हमने कहा हमको अपनी कंपनी को बेस्ट कंपनी बनाना है। तो बेस्ट कंपनी बनाने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को, फाइनेंस डिपार्टमेंट को, पर्सनल डिपार्टमेंट को अपना बेस्ट करना होगा। क्या करना होगा? बेस्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया? उनको कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरफ ध्यान देना है, उनको केवल अपने डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव की तरफ ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट इज प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग इज बेसिकली ए प्रोसेस। मैंने बोला था इट्स ए प्रोसेस ऑफ हार्मोनाइजिंग द एक्टिविटीज। अब हार्मोनाइजिंग में हम क्या करते हैं? पहले आइडेंटिफाई करते हैं एक्टिविटीज को, उनको ग्रुप कर देते हैं। डिपार्टमेंटलाइज मतलब ग्रुप करना, मतलब डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, और फिर उनके बीच में रिपोर्टिंग रिलेशन बनाते हैं कि कौन सुपीरियर है और कौन सबऑर्डिनेट है। तो इट्स ए प्रोसेस। नाउ टॉक अबाउट अनदर फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज इट्स ए मशीन ऑफ मैनेजमेंट। क्या है ये? एक मशीन ऑफ मैनेजमेंट है। अब देखिए, अगर किसी भी मशीन के अंदर कोई भी जो उसका स्पेयर पार्ट है, जो उसका पार्ट है, अगर वो इल फिटेड है, तो क्या होगा? वो मशीन कोलैप्स कर जाएगी। तो इसलिए हमें ऑर्गेनाइजिंग के अंदर ये ध्यान देना है कि हमने जितनी भी इसके अंदर पोस्ट एस्टेब्लिश किए हैं, वो बहुत क्लियरली एस्टेब्लिश्ड हैं। हमें पता है किस पोस्ट पे क्या काम होना है, कौन सुपीरियर रहेगा, कौन सबऑर्डिनेट रहेगा। तो इट्स ए मशीन ऑफ मैनेजमेंट, जिसके थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। पहला है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। जैसा मैंने आपको बोला, वर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, एंड वन पार्ट विल बी गिवन टू वन पर्सन। तो जो द पर्सन डूइंग पार्ट ऑफ द जॉब विल बिकम स्पेशलाइज। अब जब कोई पर्सन एक पर्टिकुलर थिंग में स्पेशलाइज कर जाता है, तो वो उस चीज को बेस्ट करता है। जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है, वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज में स्पेशलाइज करेगा, मार्केटिंग वाला गुड्स को सेल करने में स्पेशलाइज करेगा, फाइनेंस वाले फंड्स को अरेंज करना और उनका बेस्ट यूज करने में स्पेशलाइज करेगा, पर्सनल डिपार्टमेंट बेस्ट एम्प्लॉइज को अपॉइंट करना और उनको उनका बेस्ट यूज देखना, उसको देखेगा। तो स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट इज क्लैरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजिंग में जितनी भी पोस्ट क्रिएट की जाती हैं, उनका वर्किंग रिलेशनशिप बिल्कुल क्लियर रहेगा, कौन सुपीरियर रहेगा और कौन सबऑर्डिनेट रहेगा। बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज। आप रिसोर्सेज का बेस्ट यूज कर सकते हैं। अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई सही तरीके से किया है और आप
उनको उनके बीच में वर्किंग रिलेशनशिप क्लियर कर रहे हैं। आपने कहा सर आप सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर सब लोगों की पोस्ट इक्वल होगी तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? तो कोई तो सुपीरियर रहेगा जो उन लोगों से पूछेगा कि काम हुआ या नहीं हुआ। तो उनके बीच में एक वर्किंग रिलेशनशिप क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इज एडेप्टेशन टू चेंज। अगर कोई नया चेंज आ जाता है तो आप अपनी पोस्ट्स को चेंज कर सकते हैं, पोस्ट्स को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। एडेप्टेशन टू चेंज का मतलब है कि अगर कोई चेंज आ जाता है तो अकॉर्डिंगली आप नई पोस्ट या तो क्रिएट कर सकते हैं या कोई पोस्ट हटा सकते हैं। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है और डिवाइड करने के बाद उनको अथॉरिटी दी जाती है और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्रिएट किए जाते हैं। तो जब कोई किसी पर्सन को आप कुछ काम देते हैं तो उसको कुछ अथॉरिटी भी देते हैं, तो जो उसके सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो भी धीरे धीरे काम को करना सीख जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो डेवलप होते हैं। जैसे आपने किसी को कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करने का काम दे दिया, नाउ ही इज द हेड, अब उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने हैं। तो इससे एडवांटेज क्या मिलेगा, एम्प्लॉयज विल डेफिनेटली डेवलप। तो उनको जब कोई पर्टिकुलर काम असाइन किया जाएगा, इवन इफ ही इज ए सबॉर्डिनेट, स्टिल ही विल लर्न फ्रॉम दैट। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब आपने कहा सर अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करना चाहते हैं, अभी हम वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अब हम डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, एक और डिपार्टमेंट बना सकते हैं। आप डिवीजन बना सकते हैं। जैसे अगर आप प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रहे हैं और मेटल भी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो यू क्रिएट टू डिविजन्स, वन इज मेटल डिवीजन, वन इज प्लास्टिक डिवीजन। फिर मेटल डिवीजन में प्रोडक्शन एक्टिविटी अलग हो रही है और आपका आपका प्लास्टिक में अलग हो रही है। तो दैट मीन्स इवन यू कैन एक्सपेंड योर ऑर्गेनाइजेशन अप टू एनी लेवल। तो यहां तक मैंने आपको समझाया ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग, फीचर्स और इंपॉर्टेंस। नाउ वी टॉक अबाउट प्रोसेस। अब इसका जो प्रोसेस है ऑर्गेनाइजिंग का, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सबसे पहले अगर मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि आपको एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है और बहुत बड़े स्केल पे करनी है, कम से कम 8-10 हजार लोग उसमें आएंगे। मान लीजिए आप अज्यूम कीजिए कि ये एक्टिविटी आपको मिली है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप नोट डाउन करेंगे एक पीस ऑफ पेपर लेके, एक पेन लेके कि क्या क्या टोटल एक्टिविटीज होंगी। पहला काम आप यही करेंगे। क्या करेंगे आप सारी एक्टिविटीज को नोट डाउन करेंगे। फिर नोट डाउन करने के बाद पहला स्टेप क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहला काम आप ये करेंगे। फिर आप ग्रुप बना देंगे। जैसे मान लीजिए मैं कोई चीज प्रोड्यूस करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैंने 4 अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन एक्टिविटी देखेगा, मार्केटिंग वाला बेचने के लिए रिलेटेड देखेगा, फाइनेंस वाला मनी का अरेंजमेंट देखेगा, पर्सनल वाला एम्प्लॉइज को देखेगा। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। फिर है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब हम उनको ड्यूटीज असाइन करेंगे कि कौन क्या काम करेगा और उनके बीच में रिपोर्टिंग रिलेशन भी बनाएंगे कि कौन सुपीरियर रहेगा और कौन सबऑर्डिनेट रहेगा। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट, दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस 2 टाइप के होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मान लीजिए आप एक किसी पर्टिकुलर स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो जो आपका स्कूल है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें जो फ्रेंड सर्कल हैं, टीचर्स के जो ग्रुप्स हैं और स्टूडेंट्स के जो ग्रुप हैं वो अपने आप में क्या माने जाएंगे, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा स्टेबल होते हैं, लंबे टाइम तक चलते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लेस स्टेबल होते हैं क्योंकि वो बनते और टूटते रहते हैं। बात करते हैं डिफाइंड रिलेशनशिप। यहां पे रिलेशनशिप क्लियर होता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो है उसकी क्या पोस्ट है, उसका उसका जो रिलेशनशिप है वो डिफाइंड है कि वो प्रिंसिपल है बाकी टीचर्स हैं, या वो कोऑर्डिनेटर है वो बाकी टीचर्स हैं। तो उनके बीच में एक रिलेशनशिप क्लियरली डिफाइंड रहता है। जबकि यहाँ पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो फ्रेंड सर्कल है उसके अंदर आपका जो एक तरह से ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बेस होते हैं और यहाँ पे कोई डिफाइंड रिलेशनशिप नहीं होता। यहाँ पे रिटर्न रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, और यहां पर कोई रिटर्न रूल एंड रेगुलेशंस नहीं होता इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। टॉक अबाउट आपका डेलिबरेटली क्रिएटेड। डेलिबरेटली का मतलब इनको बनाया जाता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया जाता है, ये अपने आप नहीं बनते। बट टॉक अबाउट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड, ये अपने आप नहीं, मतलब ये अपने आप बन जाते हैं, इनको बनाया नहीं जाता। नेक्स्ट इज मोर स्टेबल, ये स्टेबल ज्यादा होते हैं, ये कम स्टेबल होते हैं। और यहाँ इम्पर्सनल, यहां पर एक इंसान मशीन की तरह काम करता है। जबकि अगर आप एक गपशप कर रहे हैं, फ्रेंड सर्कल में बैठे हुए हैं, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड पर्सनल। यहां पे पर्सनल टच मेंटेन रहता है, इसमें हमारा पर्सनल टच मेंटेन रहता है। तो
तो अब हम बात करते हैं कि इसके एडवांटेज क्या होंगे। अगर हम बात करते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान है, बट जबकि यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना मुश्किल है। अगर हम यहां बात करते हैं कम्युनिकेशन में डिले होगा, क्योंकि यहां पर जो कम्युनिकेशन है वो स्लो रहेगा। यहां पर कोई कम्युनिकेशन एक एक पर्टिकुलर लेवल से दूसरे लेवल तक जाने में टाइम ले सकती है, जबकि यहां पर कम्युनिकेशन बहुत फास्ट रहता है। यहां पर एक बड़ी कमी है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, यहां पर र्यूमर्स हो सकती हैं, क्योंकि यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान नहीं है। तो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ र्यूमर्स इन द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आप समझ सकते हैं, जैसे मैं कोई एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेता हूं कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल से लोअर लेवल तक कोई बात लेके जानी है, बट वो एक पर्टिकुलर चेन में चलेगी, फ्रॉम पहले लेवल से दूसरे लेवल पे, दूसरे से तीसरे लेवल पे, तीसरे से चौथे लेवल तक वो बात जाएगी। तो इट विल टेक टाइम, हो सकता है ये कई दिन ले ले, इट डिपेंड्स। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस टेक इवन मोर टाइम, क्योंकि वहां पर फॉर्मल चेन ऑफ कमांड ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो होती है। बट जब हम बात करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, तो जब जैसे मान लीजिए कल छुट्टी है, मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन की, और पहले ये डिक्लेयर नहीं था, अब जैसे ड्यूरिंग इंटरवल टाइम जब सारे एम्प्लॉइज एक जगह पे इकट्ठे हुए, उनको किसी एक को बता दिया गया कि कल छुट्टी है, तो ये बात बहुत तेजी से आपस में फैल जाएगी, बिकॉज इट इज क्वाइट फास्ट। जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंदर जो कम्युनिकेशन होता है वो काफी फास्ट होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है। तो मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया, इंपोर्टेंस डिस्कस किया, प्रोसेस डिस्कस किया, और फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों के साथ डिस्कस किया। So thank you so much for watching my video. Thank you.